यूजीसी बिल पर आखिर सवर्ण इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं सरकार से। क्या नुकसान हो सकता है उन्हें? डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो कि प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी एक वीडियो में पूरा बताया है कि क्या होगा यूजीसी बिल का फ़ायदा एससी, ओबीसी, एसटी के लोगों को और क्या सवर्ण लोगों को नुकसान होगा, जिसकी वजह से वो ट्विटर ट्रेंडिंग और अपने विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं हर जगह पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक कमेटी बनाई है जो एससी, एसटी, ओबीसी बच्चों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत शोषण, अन्याय, अत्याचार को रोकेगी और इस कमेटी का मुखर विरोध हो रहा है। इसे वापस लेने के लिए ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया भरा हुआ है और कुछ ही दिन बाद कोर्ट के आदेश पर यह कमेटी बनी। हो सकता है कोर्ट के आदेश से रुकवा दिया जाए और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है और विरोध करवा रही है। मैं बात कर रहा हूं उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाई कमेटी के निर्देश का। लेकिन इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को शायद ये पता ही नहीं कि उनके बच्चों के लिए कोई कमेटी बनाने का प्रावधान यूजीसी ने किया है जिसका सामान्य वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं। पता ही नहीं होगा उन्हें, क्योंकि वो धर्म बचाने में व्यस्त होंगे। बात शुरू करूं उसके पहले आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्ने में ले जाऊं। अनगिनत संभावनाओं के नाम, प्रोफेसर की डायरी शिक्षा बचाने की एक चिंता के साथ लिखी गई एक ऐसी किताब है जिसे शिक्षा के लिए कलम और किताब में यकीन रखने वालों को पढ़ने। इसी किताब के पेज नंबर 79 पर एक चैप्टर है 17 जनवरी 2016 रोहित वेमुला की शहादत। और 3 पन्ने के इस चैप्टर में मैंने जो बात लिखी है वो आगे के कुछ और चैप्टर में जैसे जैसे आंदोलन मजबूत होता है वो दर्ज है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में शोध करने वाला एक विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है। जांच में पता चलता है और उसके साथियों का आरोप भी लगता है, उसने अपने खत में भी लिखा होता है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव होता है। रोहित वेमुला ये अपने खत की उस लाइन को गूंजते हुए आपके लिए छोड़ गया कि मेरा जन्म ही एक दुर्घटना थी, क्योंकि इस देश में जाति से बड़ा और क्या क्या है। और उसके बाद पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो जाता है। प्रोफेसर की डायरी में मैंने बाकायदे उन आंदोलनों के जरिए यह बताने की कोशिश की कि कैसे जिन विश्वविद्यालयों के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि भारत के समाज में अगर जाति जैसी बीमारी है तो उसे ठीक करने के लिए हॉस्पिटल बनेंगे, लोकतांत्रिक हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय। और विश्वविद्यालय भी अगर जातिवादी हो जाएंगे यानी हॉस्पिटल ही बीमार हो जाएगा, बीमारी का अड्डा बन जाएगा, तो समाज की बीमारी कैसे ठीक होगी। डॉक्टर पायल तड़वी याद है आपको, मेडिकल की एक छात्रा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, कितने मारे गए आंकड़े नहीं है। लेकिन रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी और तमाम लोग इसमें एक उदाहरण की तरह हैं। और ऐसी अनगिनत घटनाएं जातिगत शोषण के शिकार होने पर विश्वविद्यालयों के भीतर इस तरह के दुष्परिणाम दिखाती रही हैं। इस पूरी यूजीसी के नई कमेटी के बनाए जाने के पीछे एक बड़ी वजह यह रही है। रोहित वेमुला के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद कोर्ट ने निर्देश भी दिया, कोर्ट में मामला चलता रहा, कई तरह की कोशिशें की गई। जैसे कर्नाटक सरकार भी चाहती थी कि रोहित वेमुला एक्ट को लागू करें और किसी भी तरह के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकें। और बाद में चल करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल 2012 का यूजीसी का बनाया हुआ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल अब कारगर नहीं रहा, अब इसे नए सिरे से बनाना होगा। और इसीलिए फरवरी 2025 में ड्राफ्ट रेगुलेशन बनाकर यूजीसी ने इसे जारी किया। लेकिन फिर इसे संसदीय समिति शिक्षा को दे दिया गया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह इस संसदीय समिति को हेड कर रहे थे, जिन्होंने 8 दिसंबर 2025 को संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में रखी और देश के सामने रखते हुए आंकड़ों के साथ, सबूत के साथ ये बताया कि इस देश के विश्वविद्यालयों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में केवल एससी और एसटी के ही नहीं, ओबीसी बच्चों के साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। यहीं से याद रखिएगा कि विरोध क्यों हो रहा है, एक पॉइंट है। और एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के साथ भेदभाव होता ही नहीं, बढ़ रहा है। इसलिए यूजीसी को और सख्त कमेटी बना करके भेदभाव रोक करके समानता और न्याय शैक्षणिक संस्थानों में सुनिश्चित करना पड़ेगा। और कोर्ट ने भी यही निर्देश दिया और इसीलिए यह कमेटी बनाई गई, जिसको 13 जनवरी 2026 को गैजेट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है, 15 जनवरी 2026 से लागू हो गया। 17 जनवरी 2016 की लड़ाई 15 जनवरी 2026 को एक नए मुकाम पर आई। यूजीसी ने निर्देशित किया कि एससी, एसटी के साथ अब ओबीसी भी इसमें शामिल होंगे। इसका नाम होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026। ये भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे। ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। इसका उद्देश्य है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के साथ विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धित करना, यही है ये प्रावधान। यूजीसी ने कोर्ट और संसदीय समिति के निर्देश पर कमेटी बनाई
और कमेटी का मकसद है कि इस देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को जातिगत भेदभाव के बिना एक न्यूट्रल और इक्वल तैयार किया जाए। विरोध शुरू हो गया। पहला विरोध, इसमें ओबीसी को क्यों शामिल? कि जब इस देश में मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो एससी और एसटी के रिजर्वेशन को कुछ हद तक स्वीकार कर लेने वाले चुपचाप दबे जुबान से वे सारे सामान्य वर्ग के लोग मंडल के विरोध में यानी ओबीसी के विरोध में सड़कों पर उतरे और इन्हीं विश्वविद्यालयों में उतरे। जाति जनगणना किताब भी पढ़िएगा मन करे तो, अगर आप आरक्षण के विरोधी हैं तो भी पढ़िएगा कि इस देश में होता क्या है। उसमें मैंने बाकायदा शोध करके बताया कि यही लोग कह रहे थे मेरिट की हत्या हो जाएगी। मैं तो आज भी पूछता हूं, आपके विश्वविद्यालय जिनमें आपके रिजर्वेशन नहीं है वो देश में दुनिया में कौन सी रैंकिंग पर है? आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी 300 रैंकिंग के बाहर है। 300 तक कोई विश्वविद्यालय नहीं। 1990 में रिजर्वेशन आया है एजुकेशन में, उसके पहले ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज सब उसके पीछे थे क्या? मजाक है ये। विरोध करना है एससी एसटी ओबीसी, खासकर ओबीसी का। इस प्रावधान का विरोध सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लोग ये कह के कह रहे हैं कि इसमें तो आपने यूआर यानी सामान्य वर्ग को शामिल ही नहीं किया। ये तो भेदभाव करने वाला नियम है। ये हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देगा। ये तो हमारे कैंपस के भीतर जातिवाद कर देगा। अब आप कल्पना करिए, महिलाओं के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, भेदभाव रोकने के लिए देश भर के संस्थानों में वुमेन सेल बनाया जाता है। पुरुष होते हैं क्या? महिलाओं के लिए प्रोटेक्टेड है। तो महिलाओं के लिए बने वुमेन सेल का विरोध पुरुष ये कह के करने लगे कि ये तो भेदभावकारी है, इसमें मर्द कहां है? आपने तो पहले ही मान लिया कि मर्द विलन है। आपने तो पहले ही मान लिया कि मर्द इसमें शामिल नहीं है। कल को महिलाएं इसका दुरुपयोग करेंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। इन सारे तर्कों से आप उन वुमेन सेल का विरोध करेंगे क्या? हास्यास्पद है ना, क्योंकि समाज में पुरुष और महिला में जो भेद है उसमें महिला के पक्ष में खड़े होकर आपको नियम बनाना होता है, ताकि जो कंप्लेन भी नहीं कर पाता है, जो बोल भी नहीं पाता है, जो शिकार होता है भेदभाव का, वो बोल पाए और विरोध कर पाए और न्याय मिल सके उसे। तो ये जो कमेटी बनी इसमें एससी एसटी ओबीसी को शामिल किया गया, ये कह के कि इनके साथ जातिगत भेदभाव होता है। अध्यादेश के तीसरे बिंदु यानी परिभाषाओं में तीसरा बिंदु साफ तौर पर लिखा है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। अब मेरा एक सवाल है कि जाति के आधार पर भेदभाव सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के साथ कैसे होता है? कोई मुझे समझा दे, क्योंकि पहला विरोध ट्विटर पर जाकर देखिए वो यही कर रहे हैं कि इसमें तो सब जनरल है नहीं, आपने जनरल को विलन मान लिया और सारे हमारे बच्चों के साथ शोषण हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि एक ब्राह्मण बच्चे का, एक क्षत्रिय बच्चे का, एक वैश्य बच्चे का कैसे जातिगत भेदभाव होता है, उसके साथ कैसे उत्पीड़न कोई करेगा, क्या कहेगा, कौन सी गाली देगा जो ब्राह्मण के खिलाफ है या क्षत्रिय के खिलाफ है या वैश्य के खिलाफ है, या क्या कह करके उसको नंबर कम देगा, ए तो इस जाति का है। विश्वविद्यालय में आज भी जहां 97% इन्हीं जातियों के लोग प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस चांसलर हैं, सारी नौकरी यही दे रहे हैं, सारा एनएफएस यही कर रहे हैं। 99% एनएफएस केवल एससी एसटी ओबीसी का होता है। अपवाद में कभी कभी जब दो लोग झगड़ा कर लें, इसको भी मैंने प्रोफेसर की डायरी में यह बात लिखी है, तब जाके यूआर पर एनएफएस होता है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ शोषण होगा क्योंकि हमारे बच्चे इसमें शामिल नहीं है। तो कैसे शामिल होते हैं, मतलब क्या करते? दूसरी बात कि जब ये कहा गया एससी एसटी ओबीसी, तो ये भ्रम फैला रहे हैं वे कि अगर ओबीसी बच्चा एससी का भेदभाव करेगा तो इस पर कार्रवाई नहीं होगी। झूठ है ये। एक शेड्यूल कास्ट का, एक शेड्यूल ट्राइब का बच्चा अगर जाके शिकायत करता है कि मेरे साथ ये जातिगत उत्पीड़न हुआ है, तो कमेटी उसकी जांच करेगी, कमेटी उसको न्याय देगी। ये झूठ फैलाया जा रहा है और एससी एसटी ओबीसी तो धर्म बचाने में लगा है। गजट नोटिफिकेशन के 5वें बिंदु समान अवसर केंद्र के 6ठे पॉइंट में लिखा हुआ है कि समता समिति का गठन इस प्रकार होगा। पहला, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे। दूसरा, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर संकाय वरिष्ठ संकाय सदस्य होंगे। फिर एक कर्मचारी सदस्य होगा, 2 नागरिक समाज के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, 2 छात्र प्रतिनिधि और 1 सचिव होगा। और उसके अगले पॉइंट में लिखा है कि समिति में अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कमेटी रिपोर्ट बनाएगी, कमेटी जांच करेगी। प्रिंसिपल, वाइस चांसलर किस जाति के हैं सबसे ज्यादा? पूछ दूं, बुरा लगता है ना? वो पदेन अध्यक्ष है इसमें, और आप कह रहे हो कि उसमें जांच में वो शामिल ही नहीं होगा। आपके बच्चों पर झूठा कंप्लेन होगा और उनको गुनहगार साबित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके समाज में कोई बुराई जाति के आधार पर है तो संस्थान में भी आ गई, और इसी वजह से इस कमेटी का फॉर्मेट इस तरह रखा गया है। दूसरा विरोध ये कर रहे हैं वे कि झूठी शिकायत और दुर्भावनापूर्ण शिकायत वाला प्रावधान हटा दिया गया। अब इस पर आप बात कर सकते हैं कि कोई और सख्त तरीके से क्या इसमें डाल सकते हैं कि कोई झूठी कंप्लेन ना करे। इसी के साथ एक बिंदु सबसे ज्यादा शोर से उठा रहे हैं ये कि इसका दुरुपयोग होगा और सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव होगा।
अब मजाक तो मैं क्या कहूं, उसका क्या जवाब देना। कई यूट्यूबर और सवर्णों के आईटी सेल के जो जिनके महबूब नेता मोदी जी हैं, वे कह रहे हैं कि अगर किसी सामान्य वर्ग की लड़की को कोई ओबीसी जाकर प्रपोज किया, दलित प्रपोज किया, मना कर देगी तो कमेटी में जाकर उसे फंसा देगा। कमेटी का फॉर्मेट अभी आपको दिखाया ना, इस कमेटी के फॉर्मेट के बाद भी कोई फंसा देगा। कितनी हास्यास्पद बात है। दूसरी बात, दुरुपयोग होगा इसका। महिलाओं के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग नहीं होता, यूएपीए का दुरुपयोग नहीं होता क्या? आतंकियों के लिए बनाए गए कानूनों के आधार पर पत्रकार, शोधार्थी और प्रोफेसर जेल में हैं। दुरुपयोग कौन सा कानून ऐसा है जिसका नहीं हो सकता? सारे कानून बंद कर दो फिर। लेकिन आप जानते हैं, कल्चरल हेजेमनी जिसकी होती है ना, सामान्य वर्ग, मुट्ठी भर लोग, वही मीडिया में बैठे हैं, वही सोशल मीडिया पर लाखों ट्वीट करा चुके, अब यूट्यूब पर वीडियो बनवा रहे हैं, टीवी पर खबरें चलवाएंगे, कोर्ट जाएंगे, उन्हीं के अपनी बिरादरी के लोग बैठकर उस पर फैसला दे देंगे। और एससी एसटी ओबीसी को पता ही नहीं कि आपके बच्चों को संस्थान में भेदभाव से रोकने के लिए एक शानदार कमेटी बनी, और यह कमेटी दिग्विजय सिंह वाली अध्यक्षता की उस संसदीय समिति की रिकमेंडेशन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी है, जो ये कह रहा है आंकड़ों के साथ कि इस देश के विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी तो कहीं है ही नहीं। यही इसीलिए मैंने कहा प्रोफेसर की डायरी आपको बताएगी कि हकीकत क्या है। 97% प्रोफेसर किस जाति के हैं, जाति जनगणना का। इसलिए वो कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो, एनएफएस रोका जाए, जातिगत भेदभाव रोका जाए, लेकिन एससी एसटी ओबीसी सोया हुआ है। और इस शानदार कमेटी का विरोध इतना तेजी से किया जा रहा है, यह सच कहूं तो करवाया जा रहा है, क्योंकि संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मजबूरी में यूजीसी ने बना तो दिया, लेकिन अचानक से आप देखेंगे कि पूरा सोशल मीडिया भर गया। यह यूजीसी का काला कानून है। पहले ही सामान्य वर्ग के बच्चों को विलन बना लिया गया, इनका दुरुपयोग होगा, इनके बच्चों के साथ भेदभाव होगा, काला कानून वापस लो। नरेंद्र मोदी, तुम जो है पिछड़ों और दलितों को खुश करने के लिए ये सारा कानून ले आ रहे हो। खुलेआम विरोध करवाया जा रहा है। पॉइंट वाइज डेटा पर बात नहीं होती। डेटा ये क्यों नहीं बात होती कि 118% मामले एससी एसटी ओबीसी के बढ़ गए हैं अन्याय अत्याचार के, जातिगत भेदभाव के कैंपसेस में, और इतने बड़े मामले किसके आधार पर हुए? और वो ही कहते हैं कि सामान्य वर्ग के लोगों के साथ दुरुपयोग होगा, तो वो कहां जाएंगे? भाई, प्रोक्टोरियल बोर्ड और डिसिप्लिनरी कमेटी हर कैंपस में होती है। कोई भी प्रोक्टोरियल बोर्ड और डिसिप्लिनरी कमेटी में जाएगा तो उसको सुनवाई होगी, उसको न्याय मिलेगा। लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाले को वहां भी न्याय नहीं मिल पाता है, इसीलिए अलग से कमेटी बनानी पड़ती है। जैसे महिलाओं के लिए वुमेन सेल हर जगह बनाया पड़ता है। अब इतनी भी बात अगर किसी को न समझ में आए तो इसे कहते हैं हेजमनी। बीजेपी विरोध करवा रही है। बीजेपी कह रही है कि मजबूरी में देखो लाना पड़ा है, अब तुम लोग खुल के इसके खिलाफ विरोध करो, कोर्ट चले जाओ, रुकवा दो कोर्ट से, फिर ना रुके तो हमसे कुछ करवा लो, और तुम्हें खुश करने के लिए बाद में हम कुछ और दे देंगे। इतना बड़ा खेल इसके पीछे खेला जा रहा है। और सबसे बड़ी त्रासदी है कि जिन पिछड़ों, जिन दलितों, जिन आदिवासियों के लिए ये बनाई गई है, वे समर्थन भी नहीं कर पा रहे इसका। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई कथावाचक उनके गांव में पहुंचा होगा कथा सुनाने। उनके लिए शंकराचार्यों और धर्मगुरुओं की झगड़े को लाइव टेलीकास्ट करवाया जाता है, उसमें उलझे होंगे बेचारे कि शंकराचार्य वो हैं कि नहीं है, उसी में बेचारे परेशान है। दुख, दर्द, बीमारी, बदहाली, अनपढ़ता इतनी ज्यादा है कि या तो वो हॉस्पिटल में लाइन लगाए हैं, या मजदूरी कर रहे हैं, या जो धर्म बचाने गए। और जिनको पता है कि ये कानून क्या है, वे विरोध कर रहे हैं, मुखर विरोध। विरोध करने वाले सारे लोगों का टाइटल एक बार देखिएगा, सारे लोगों का टाइटल, सब कौन है? ये होती है कल्चरल हेजेमनी। और ये सारा खेल बीजेपी खेल रही है। आपको याद है एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट आया तो सड़क पर उतर करके लड़ना पड़ा, तब वो अधिकार बचा था, उससे थोड़ा सम्मान बचा है। उसी तरह से विश्वविद्यालयों में आपके बच्चों को रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी न बनना पड़े, इसलिए प्रावधान किए गए, लेकिन उसका विरोध इतना बड़ा हो रहा है और करवाया जा रहा है, आपको पता ही नहीं। क्या इस प्रावधान को गजट नोटिफिकेशन से पढ़ा आपने? क्या इसके तर्कों को पढ़ा आपने? क्या आपने दिग्विजय सिंह की समिति की, संसदीय समिति की उस रिपोर्ट को पढ़ा जिसने इसके आंकड़ों के साथ बात की थी? कोई भी जनरल कैटेगरी का विश्लेषक ये नहीं बताएगा, वो ये बताएगा कि भेदभाव हो रहा है, और कल को जितने जनरल कैटेगरी बच्चे हैं साजिश के शिकार होंगे। मैंने कमेटी का फॉर्मेशन बता दिया कि उसमें भी निर्णय लेने वाले कौन लोग होंगे। इसके बाद भी इस देश में आज तक ये कबूल नहीं हो पा रहा। जिस देश में आज तक आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया, आज भी बर्बादी की जड़ उसी को बताया जाता है। जिस देश में जाति को नहीं स्वीकार किया गया, मेरी किताब जाति जनगणना इसी बात को कह रही है, उस देश में इस तरह की कमेटी को क्या ही कोई स्वीकार करेगा। इससे ज्यादा बड़ी चिंता मुझे यह है कि जिनके लिए, जिनके बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए कमेटी बनी है, वे सो रहे हैं या उनके बुद्धिजीवी भी चुप हैं। फैसला उनको करना है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। और सत्ता समीकरण में जो ताकतवर है वो लाखों ट्वीट इसके विरोध में सोशल मीडिया पर करवा चुका है, बिना आपको ये बताए कि इस कमेटी में हकीकत में क्या है। और सोने वाले या धर्म बचाने वाले कहीं और मशगूल हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आप इस वीडियो को शेयर करिए कि कुछ तो जागरूकता फैले।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबाएंगे तो ऐसी वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।